अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर चैप्टर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हम पढ़ रहे थे। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की तभी खुसूसियात कौन कौन सी हैं, कैसे हैं, यहाँ पर चंद एक हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन काफी दफा आया हुआ है। तो पहला हमारे पास जो है वो है इसकी स्मेल। स्मेल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह से डिस्कस किया हुआ है। जो फर्स्ट थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, फर्स्ट थ्री, उसमें दो बातें मेंशन हैं। नंबर वन कि ये कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड। और सेकंड जो बात है वो है कि इनकी स्मेल जो है उसको हम बोलते हैं पंजेंट स्मेल। पंजेंट मतलब चुभने वाली, ठीक है। पंजेंट स्मेल मतलब चुभने वाली स्मेल है। फर्स्ट थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करें, फर्स्ट थ्री आपको पता है कौन कौन से हैं। फार्मिक एसिड है हमारे पास, ठीक है। फिर सेकंड एसिटिक एसिड है और थर्ड हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड है। इनकी अगर हम बात करें, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड, ये तीन जो पहले हैं हमारे पास है, ये कलरलेस लिक्विड हैं और इनकी स्मेल पंजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट जो थ्री हैं, नेक्स्ट थ्री मतलब तीन के बाद जो नेक्स्ट तीन हैं वो कौन कौन से हैं, अब मैं जस्ट बता रहा हूं। कार्बन 4 से लेकर कार्बन 6 तक, मतलब ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक और हेक्सेनोइक एसिड। इनकी हम बात करें तो सेम ये बात है ऊपर वाली कि ये भी कलरलेस लिक्विड हैं। कलरलेस लिक्विड होने के साथ साथ इनकी जो स्मेल है समवट, कुछ हद तक अनप्लीजेंट, अनप्लेजेंट है, नाखुशगवार, मतलब बदबू कह सकते हैं आप, नाखुशगवार इसकी स्मेल है, ठीक है। वो पंजेंट स्मेल है और ये नाखुशगवार मतलब गंदी स्मेल कह सकते हैं, जैसे हम बदबू कहते हैं, चले ऐसे कह लें। तो इस तरह की इसकी स्मेल होती है। तो ये हमारे पास इसके बारे में, स्मेल के बारे में थोड़ा सा जो है वो इंट्रो है। सेकंड हमारे पास इसकी बात है वो है सॉल्युबिलिटी। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी वाला, ये आपको अक्सर पास पेपर में देखें तो पूछा हुआ है। सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से फर्स्ट फोर, जो पहले चार कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, फर्स्ट फोर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर, आर वेरी सॉल्युबल, या आल प्रोपोर्शन में भी कह सकते हैं कि हर लिहाज से ये क्या है, उसके अंदर सॉल्युबल हैं, वेरी सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये बहुत हल होते हैं। वजह क्या है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये बातें मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये जैसे मैट्रिक में भी पढ़ा है कि पानी अपने अंदर किसी चीज को हल करेगा तो दो वजह हो सकती है, दो में से एक हो सकती है, मतलब या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या आयन डाइपोल करेगा। अब आपको पता है इसमें कार्बोक्साइल ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, फिर आयन तो है नहीं इसमें, तो ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। बट चलिए यूं कह लें, द solubility decreases in water as molecular mass increases। जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। मॉलिक्यूलर मास कब इंक्रीज होगा? जब हमारे पास जो हम पढ़ते हैं इसको RCOOH, चले मैं यहां पे ही बना देता हूं। अब आपको पता है वाटर का फार्मूला हमारे पास HOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, और यहां पर R लगा हुआ है और यहां पर OH लगा हुआ है। सेम यहां पर फिर एक और वाटर का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर देते हैं हम, और यहां पर जो है नेक्स्ट हम एक और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। अब ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। अब आपको पता है पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव आमने सामने हैं, तो इनके दरमियान में जो कशिश की फोर्स है यहां पर, ये आ जाएगी आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया है ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई।
अब आपको पता है आर से मुराद यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे हाइड्रोजन भी हो सकता है और मिथाइल ग्रुप, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह हो सकता है। अब ये जैसे जैसे आर की नेचर चेंज होगी, मतलब बढ़ता जाएगा, ये आर पहले हाइड्रोजन है, फिर CH3 है, मिथाइल है, फिर इथाइल है, फिर प्रोपाइल है, इस तरह जब आर बढ़ता जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा। और आर आपको पता है नॉन पोलर होगी, ये जो चेन होगी, तो उस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के साथ, वाटर के अंदर क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन जो पहले 4 मेंबर हैं वो हर तरह से, हर लिहाज से पानी के अंदर बिल्कुल 100% आप कह सकते हो सॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आर की चेन 4 से बढ़ेगी, 5, 6 इस तरह होगी, तो फिर सॉल्युबिलिटी बहुत डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सेकंड चीज हमारे पास क्या थी, सॉल्युबिलिटी, और उसकी वजह क्या है, क्यों सॉल्युबल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सॉल्युबिलिटी वाला शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये काफी दफा अगर आप देखेंगे पास पेपर में तो आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अब आपने ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना होता है। नेक्स्ट थर्ड बात जो है हमारे पास वो है इसका बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड चीज है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो याद रखें इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी अच्छा खासा होता है, तो मैं शॉर्ट ही बात लिखूंगा, बॉइलिंग पॉइंट इज रिलेटिवली हाई, काफी हद तक हाई है, रिलेटिवली हाई, ड्यू टू वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम लिख देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, बिटवीन द मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के दरमियान। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वो हम लिख लेते हैं। लाइक हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, HCOOH फॉर्मिक एसिड है, और हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, और हमारे पास ये प्रोपियोनिक एसिड है, CH3CH2COOH। फॉर्मिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो ये 100 सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है। एसिटिक एसिड का 1118 और इसका जो है वो होता है तकरीबन 141 के राउंड अबाउट, 141 सेल्सियस के राउंड अबाउट बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड का या प्रोपेनोइक एसिड का। अब ये इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगली बात ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बाज दफा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू या शॉर्ट उठाते हैं, वो क्या कि द मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन, जब इनका हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लाइक बेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड exists as साइक्लिक डायमर। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर लाइक बेंजीन वगैरह के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन किया गया तो पता चला ये साइक्लिक डायमर की फॉर्म में रहता है। डाई का मतलब होता है दो, मर का मतलब पार्ट, मतलब दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, दो हिस्सों पर, दो हिस्से इकट्ठे रह रहे हैं। जैसे अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये आपके पास जनरल फार्मूला है, अब मैं समझाने के लिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो वैसे बना रहा हूं, RC डबल बॉन्ड हो OH, और फिर मैं दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे बनाता हूं R, और ऊपर लगा देते हैं हम OH, और यहां पर लगा देते हैं डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन ये वाला पार्शियल नेगेटिव है, सामने हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये सामने ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। अब ये इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपको ऐसे साइक्लिक फॉर्म में मिलेगा और डायमर की फॉर्म में मिलेगा। अच्छा, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका साइक्लिक डायमर कैसे होता है वो बना के दिखाएं, या फिर एक और तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, R की जगह पे अगर मैं CH3 कर दूं, R की जगह पे मैं CH3 कर दूं तो ये आपको पता है एसिटिक एसिड बन जाएगा, और यहां पर भी R की जगह पे मैं क्या कर दूं CH3 लिख देता तो ये एसिटिक एसिड बन जाता है।
अब एसिटिक एसिड का अगर आप मॉलिक्यूलर मास देखें, एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का अगर आप मास निकालते हैं तो वो 60 AMU बनता है, 60 बनता है। लेकिन जब वो वेपर फेज में जाता है तो 60 इसका और 60 ही इसका, तो वो डबल हो जाता है, मतलब 60 इंटू 60 प्लस 60 120 AMU हो जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन बाज दफा इस तरह आता है कि एसिटिक एसिड जो है वो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं उसे, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डबल क्यों हो जाता है? डबल से मुराद है कि वो कैसे 120 हो जाता है। अब वो उसकी रीजन ये है कि क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो साइक्लिक फॉर्म में चला जाता है, इस वजह से उसका मास डबल मालूम होता है कि वो 120 हो गया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल इकट्ठे एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो इस वजह से वो साइक्लिक डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है अगला इसका पॉइंट है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। अब बुक में उसका अलग से नहीं पॉइंट बनाया हुआ, चले हम बना लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में ना इंटरेस्टिंग बात है, वो है हमारे पास कि इसके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज तो होते हैं, इंक्रीज होते हैं लेकिन इर्रेगुलरली, बेतरतीब अंदाज से इंक्रीज होते हैं। जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ रेगुलर कह सकते हैं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसके इंक्रीज होते हैं इर्रेगुलरली। कैसे? इसमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड having या containing even number of carbon atoms have more melting point than next lower and higher ऑड नंबर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए यूं कर लें, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, मतलब 2 4 6 8 10 इस तरह, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अपने से पिछले वाला जो ऑड नंबर वाला है और उससे अगले वाला जो ऑड नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी निस्बत ज्यादा होता है। जैसे कि हमारी बुक में एग्जांपल है, हमारे पास है इसमें हाँ मेल्टिंग पॉइंट है 3 कार्बन वाले का, लाइक CH3 CH2 COOH, ये 1 2 3 कार्बन है ये। और फिर हम देखते हैं CH3 CH2 CH2 COOH, ये कितने कार्बन है हमारे पास? 4 कार्बन। और यहां पर हमारे पास CH3 CH2 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 COOH, यहां पर हमारे पास कितने हैं? 5 कार्बन। अब हमारे पास 3 कार्बन भी हैं, 4 कार्बन भी हैं और 5 कार्बन भी हैं। अब ये है ऑड नंबर, इवन नंबर 4 और 5 ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है। अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो ये वाला एसिड है जिसमें 3 कार्बन है इसका -22 सेल्सियस है, और जो 4 वाला है इसका -6 सेल्सियस है, और जो 5 वाला है इसका तकरीबन -36 के राउंड अबाउट जो है मेल्टिंग पॉइंट है। अब इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑड वालों का कम है। इवन दरमियान में आ रहा है, जो उससे नेक्स्ट वाला ऑड वाला और उससे पहले जो ऑड वाला है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। अब हमारी बुक में वैसे इसकी रीजन नहीं लिखी हो, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी रीजन बता देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट की हम बात तब करते होते हैं जब हमारे पास कोई चीज सॉलिड स्टेट में होती है। बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड को हमने बॉयल करना होता है,
वो सॉलिड भी हो तो उसको पहले मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करो, फिर लिक्विड को आपने कन्वर्ट करना होता है, वेपर फेज में बॉयल करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में अगर इवन कार्बन होते हैं ना, जब इवन कार्बन होने की वजह से इनके दरमियान जो पैकिंग है वो स्ट्रांग होती है, मतलब कार्बन कार्बन के सामने आ रहा है तो उस वजह से, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने जैसे आ रहा है, तो उस वजह से उनकी पैकिंग जो है ना वो कंपैक्ट क्लोज पैकिंग होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो भी कम होता है। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कम होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला भी कम होगा, और उसके बाद उनकी पैकिंग भी क्या होगी, अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से इवन वालों का जो है वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। लेकिन आपको पता है ऑड वालों का जो है वो फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उस तरह नहीं बढ़ता, क्योंकि उनके दरमियान उतनी अच्छी कंपैक्ट पैकिंग नहीं होती, और उसके अलावा उनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है। तो ये है हमारे पास रीजन, हमारी बुक में नहीं लिखी हुई, आपको अगर क्वेश्चन पूछा भी जाए तो आप एज इट इज जैसे बुक में लिखा है आपने यही लिख देना है, या फिर आपने जो एक वर्ड ऐड कर देंगे ड्यू टू कंपैक्ट पैकिंग या गुड पैकिंग आप लिख दें, तो हमारे पास जो है वो आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास सिंपल सा इसका शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पूछा जा सकता है, 1 by 1 अलग अलग पूछी जा सकती है बातें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।